तो आज हम दक्षिण भारत के इतिहास पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम आज राष्ट्रकूट राजवंश की बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में। राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना कैसे होती है, पहले हम इससे बैकग्राउंड को समझेंगे। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने चालुक्यों के बारे में पढ़ा था और पढ़ा था कि चालुक्यों की मुख्य शाखा जो थी वह तापी या बादामी, जो कर्नाटक वाला क्षेत्र था, वहाँ पे थी। और यही चालुक्यों व तापी के चालुक्यों के अधीन जो थे ये राष्ट्रकूट वाले सामंतों का काम करते थे, उनकी सेवा में लगे हुए थे। और जैसे ही वातापी का चालुक्य वंश कमजोर पड़ता है, ये जो होते हैं उनके ध्वंसावशेषों पर अपनी इमारत खड़ा कर लेते हैं, अर्थात एक नए राजवंश राष्ट्रकूट राजवंश की स्थापना होती है। दंती दुर्ग जो है इस वंश का संस्थापक था और उसकी राजधानी जो थी वह मणिकर थी। बाद में इसकी राजधानी जो है वह मान्यखेत स्थानांतरित कर दी जाती है और यह स्थानांतरण जो होता है वह इस वंश के एक प्रतापी शासक अमुक वर्ष के समय में देखने को मिलता है। तो राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी जो है वह मान्यखेत या मणिकर होगा। पूर्ववत इसकी राजधानी जो थी वह मणिकर थी। मणिकर राष्ट्रकूटों के साम्राज्य की बात की जाए तो यह साम्राज्य जो था वो काफ़ी महत्वपूर्ण था और काफ़ी क्षेत्रों में विस्तृत भी था। यह उस समय दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में स्थापित हुआ था। अगर इसके साम्राज्य की बात करें तो उत्तर भारत में गंगा यमुना द्वाब से लेकर यह दक्षिण भारत में कन्याकुमारी तक विस्तृत था। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि यह राजवंश जो था वो दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। अगर इसके समय की बात करें तो इसी राष्ट्रकूट राजवंश के समय में भारत में उत्तर भारत में स्थित कन्नौज जो थी, कन्नौज जो हर्ष के समय से ही कन्नौज की स्थिति जो होती है वह उत्तर भारत और समस्त दक्षिण भारत और उत्तर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यह कन्नौज जो था इसके समय में इसकी स्थिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और हम देखेंगे कि कन्नौज के लिए संघर्षरत त्रिपक्षीय संघर्ष की जो बात सामने आती है उसमें एक प्रतिभागी जो था वह राष्ट्रकूट भी था। तो ये मान लीजिए एक कन्नौज है त्रिभुज के आकार का, तो पहला जो इधर है पूरब में तो पाल साम्राज्य था, इसके लिए कन्नौज पर अधिकार करने के लिए संघर्ष था। और पश्चिम की तरफ प्रतिहार साम्राज्य था जो गुजरात क्षेत्र में पड़ता था और दक्कन और दक्षिण भारत में जो था वो राष्ट्रकूट था। इस समय ये तीनों जो थे वे कन्नौज के लिए संघर्षरत थे और ये तीनों जो हैं कभी कन्नौज पर अधिकार कर लेते थे तो कभी दूसरा तो कभी तीसरा, और कन्नौज को विजय करने के लिए हमेशा ये संघर्षरत रहते थे। तो इस प्रकार त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूटों की उपस्थिति जो थी वह इसमें एक महत्वपूर्ण स्थिति साबित होती है। तो हमने यह जाना कि त्रिपक्षीय संघर्ष जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें फिर बातचीत की जाएगी। तो यहाँ पे तो 3 राज्य जो थे कन्नौज के लिए लड़ते थे, जिनमें बंगाल का पाल, दूसरा गुजरात का प्रतिहार और तीसरा दक्कन का राष्ट्रकूट जो थे। इनमें राष्ट्रकूटों की उपस्थिति जो थी वह एक प्रतिभागी के रूप में थी। अगर आगे देखते हैं तो दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा जो था वो कृष्ण प्रथम शासक हुआ। दंती दुर्ग की कोई संतानें नहीं थी, जिसके कारण अगला उत्तराधिकारी जो होता है इसका चाचा कृष्ण प्रथम शासक हुआ। और कृष्ण प्रथम जो होता है वह इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। कृष्ण प्रथम ने चालुक्यों का विनाश किया था। शेष जो शक्तियाँ बच गई थी दंती दुर्ग के बाद, उसने इसका चाचा जो था कृष्ण प्रथम, उसने संपूर्ण जो चालुक्यों का शेष साम्राज्य रह गया होगा खंडहर, उसको इसने पूरी तरह विनाश कर दिया। तो इस प्रकार यह एक विजयी शासक तो था ही, इसके अलावा इसकी प्रसिद्धि एक और कारण से है कि यह जो था वह निर्माता भी था और इसने कृष्ण प्रथम ने एलोरा अर्थात औरंगाबाद महाराष्ट्र में ठोस चट्टानों को कटवाकर एक एकात्म मंदिर का निर्माण कराया था, जिसका नाम कैलाशनाथ मंदिर है, जो शिव मंदिर के रूप में विराजमान है। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कैलाशनाथ मंदिर
एलोरा का कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण किस राजा ने करवाया? तो दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो इस प्रकार हमने कृष्ण प्रथम के बारे में जाना। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण शासक होते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है। उसके बाद अगला महत्वपूर्ण शासक ध्रुव होता है, और ध्रुव जो होता है वह हमारे लिए काफ़ी महत्व रखता है। ध्रुव जो है पल्लवों को भी पराजित करता है। ध्रुव इतना ही नहीं रुकता है, दक्षिण भारत के पल्लवों को पराजित करने के बाद वह ध्रुव जो है कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भी भाग लेता है। जैसा कि हमने बताया कि राष्ट्रकूट जो है वह त्रिपक्षीय संघर्ष में एक प्रतिभागी के रूप में मौजूद था, और ध्रुव जो है वह पहला शासक होता है राष्ट्रकूट राजा जिसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है, और इसने पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार शासक वत्सराज को पराजित करता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कन्नौज की स्थिति जो थी, कभी कोई जीतता था तो कभी दूसरा जीतता था तो कभी तीसरा जीतता था, ये चलता रहता था। तो इसमें हम राष्ट्रकूट में ध्रुव शासक को जो देखते हैं, ध्रुव जो है वह इसमें हिस्सा लेता है प्रथम राष्ट्रकूटों की तरफ से, और उसने पाल और धर्मपाल शासकों को भी हराता है। ध्रुव ने निरुपम, काली वल्लभ और धारावर्ष की उपाधि धारण कर रखी थी। तो ये उपाधियाँ भी जो होती है वो महत्वपूर्ण होती है, हम इसे याद रखेंगे, निरुपम, काली वल्लभ और धारावर्ष। ध्रुव का उत्तराधिकारी उसका पुत्र गोविंद तृतीय होता है। गोविंद तृतीय जो होता है वह ध्रुव का तीसरा बेटा होता है, और वह अपने पिता के समान ही एक महान विजेता साबित होता है। वह अपने पिता के समान महान विजेता साबित होता है। जाहिर है कि इसने भी कई युद्ध लड़े होंगे और उसमें इसको विजयश्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ होगा। तो देखते हैं गोविंद तृतीय भी त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है तथा कन्नौज के शासक चक्रायुध तथा पाल शासक धर्मपाल और प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट को भी पराजित करता है। तो हम देख सकते हैं कि ध्रुव का तृतीय पुत्र अर्थात गोविंद तृतीय जो होता है अपने पिता की भांति एक महान विजयी शासक सिद्ध होता है, और इसने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, और धर्मपाल, नागभट्ट द्वितीय और कन्नौज का स्थानीय शासक चक्रायुध को भी वह पराजित करता है। इतना ही नहीं, इसके अलावे उसने दक्षिण भारत के गंग, केरल, पल्लव और पांड्य राजाओं के संग को भी तोड़ दिया था। यह उस समय हुआ था जब वह उत्तर भारत में कन्नौज के लिए संघर्ष करने गया हुआ था, उलझा हुआ था। उस समय दक्षिण भारत के जो ये राज्य थे एक गठजोड़ बना लिए थे राष्ट्रकूटों के विरोध में, और वहाँ से जब उत्तर भारत से गोविंद तृतीय दक्षिण भारत आता है तो उस गठजोड़ को तोड़ता है और उनको पराजित भी करता है। इसके बाद हम अगले महत्वपूर्ण शासक अमोघवर्ष की बात करेंगे। अमोघवर्ष जो है यह राजनीतिक कम सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण शासक साबित होता है। यह जैन था, यह जो था यह धर्म से जैन था। इसके दरबार में जिनसेन जिन्होंने आदि पुराण की रचना की है, महावीराचार्य जिन्होंने गणित सार संग्रह लिखा है, एवं सक्तायन जिन्होंने अमोघ वृत्ति ग्रंथ लिखा है, ऐसी विभूति गोविंद अमोघवर्ष के दरबार को सुशोभित कर रहे थे। इसने स्वयं भी कवि राजमार्ग की रचना कन्नड़ भाषा में की थी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि अमोघवर्ष जो था वो सांस्कृतिक दृष्टि से एक तो विद्वानों का आश्रयदाता था और खुद एक बड़ा विद्वान था जिसने कवि राजमार्ग की रचना की। इसके बाद हम कुछ और महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात करने वाले हैं, जिनमें है कृष्ण तृतीय। कृष्ण तृतीय जो था इसके समय में अरब यात्री अल मसूदी भारत आया था। अल मसूदी अरब यात्री जो था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जिसने भारत के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है प्रदान करता है। वह कहता है कि उस समय पूरे वर्ल्ड में 4 महत्वपूर्ण शासक होते हैं, जिसमें वह कृष्ण तृतीय को भी चौथा महत्वपूर्ण शासक बताता है। वह इसकी काफ़ी प्रशंसा भी करता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि कृष्ण तृतीय के समय में राष्ट्रकूट राजवंश जो था वो काफ़ी प्रसिद्धि को भी प्राप्त करता है। इसके अलावे इसके दरबार में
कन्नड़ भाषा के महान कवि जिसका नाम है पुन्न, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की थी, वे भी इसी के दरबार में रहते थे। इस प्रकार हमने राष्ट्रकूटों के महत्वपूर्ण शासकों के बारे में बात कर ली। अब हम लोग देखेंगे कि इस राष्ट्रकूट राजवंश जो है वो कैसे विनाश की गर्त में समा जाता है। कल्याणी के चालुक्य जो तैलभ द्वितीय था, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। कल्याणी के चालुक्य तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा कर्क जो था, अंतिम राष्ट्रकूट राजा जो कर्क था, उसको पराजित कर देता है और इस वंश को समाप्त कर देता है और इसके ध्वंसावशेषों पर कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना होती है। तो इस प्रकार हमने राष्ट्रकूटों के बारे में जाना और हमने यह भी देखा कि एलोरा और एलिफेंटा जैसी गुफा मंदिर जो है, गुहा मंदिर राष्ट्रकूटों के समय में इसका निर्माण होता है और इन मंदिरों से बहुत सारा प्रश्न जो होता है हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये एलोरा और एलिफेंटा जो हैं गुफा मंदिर औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ते हैं। इनका निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया। अगर इन मंदिरों की बात करें तो एलोरा में कुल 34 गुफा है, जिनमें 3 गुफाओं का जिक्र है। 3 धर्मों के अनुसार गुफाओं का वर्णन है। 1 से 12 तक जो है 1 दर्जन गुफा जो है फर्स्ट वाला वह बौद्धों से संबंधित है। दूसरा जो है 13 से 29 वह हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं हैं और उसमें हिंदू धर्म से संबंधित पौराणिक कथाओं को चित्रण किया गया है। और 30 से 34 जो है ये 5 लास्ट जो होते हैं वे जैनों से संबंधित गुफाएं देखने को मिलती है एलोरा में। और इन गुफाओं का यदि सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो फ्रांसीसी यात्री थेविनेट जो था उसने इसका सर्वप्रथम जिक्र किया था। तो हमने जिस राष्ट्रकूट वंश के बारे में जानकारी हासिल की वह जो था वो दक्षिण भारत का ये वाला एरिया जो वातापी का चालुक्य जो था कर्नाटक वाला, वह इस वाले एरिया में जो थे वे राष्ट्रकूट थे। और यहाँ पे जो थे वे पल्लव थे और पल्लव को चोलों ने समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार ये जो होते हैं एक दूसरे के ध्वंसावशेषों पर हावी होते हैं और अपने साम्राज्य को चलाते रहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज के क्लास में राष्ट्रकूट राजवंशों को देखा। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि चोलों का साम्राज्य कैसा था और चोलों को समाप्त करने के बाद हमारा दक्षिण भारत का इतिहास जो होगा वह समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।